No. Chapter is Rise of Nationalism in Europe, and today's topic is what did liberal nationalism stand for. Yesterday, I have just read about the common feature of aristocrats, new commercial class, new middle class. These are the terms which we have already read. Now today liberalism, हिंदी में लिबरलिज्म को कहते हैं उदारवादी, उदारता के साथ, ठीक है. The word liberalism is derived from a Latin word. हमें लैटिन जो है अमेरिकन लैंग्वेज है, ठीक है, लैटिन अमेरिकन में चलता है, and that particular word is liber, and the meaning of that particular word is free. लिबर का मतलब क्या था? फ्री. अब लिबरलिज्म का मतलब भी क्या होगा? फ्रीडम से रिलेटेड, associated with freedom. Now, for the new middle class, liberalism stood for freedom for the individual and equality for all before law. तो यहाँ पे जो लिबरलिस्टिक फिलोसफी को मानने वाले जो लोग थे, अगर उनकी बात करें, जो खासकर न्यू मिडिल क्लास में आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर आपका टीचर्स प्रोफेसर्स रहे हैं, बिजनेसमैन रहे हैं, टीचर्स रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहे हैं, ये सारे क्या हैं? मेंबर्स थे हमारे न्यू मिडिल क्लास का. उनके अनुसार से लिबरलिज्म में क्या मिलना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को, इंडिविजुअल यानी प्रत्येक व्यक्ति, सभी को आज़ादी मिलना चाहिए, फ्रीडम. अब किस प्रकार की आज़ादी मिली है भाई? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार दिया जाना चाहिए. ये है आपका लिबरलिज्म का मीनिंग अकॉर्डिंग टू द लिबरलिस्टिक philosophy or liberal leaders. Next है, if we consider about the liberalism and when we combine the word liberalism with politics, जब हम लोग लिबरलिज्म को राजनीतिक पॉलिटिक्स के साथ जोड़ते हैं तो ये क्या कहता है? It emphasize the concept of government by consent. जब लिबरलिज्म की आइडिया को, फिलॉसफी को पॉलिटिक्स में कंबाइन किया जाता है, मिलाया जाता है, तो वहाँ पर जो लिबरलिज्म का मीनिंग निकल कर आता है इन द सेंस ऑफ पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट बाय द कंसेंट, यानी लोगों के कंसेंट का मतलब होता है ऑन पीपल्स एग्री, ठीक है, दैट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल. तो सरकार जो है जनता के एग्री होने के बाद, उनकी एग्रीमेंट के आधार पर जनता की भागीदारी के साथ जो है बनाई जानी चाहिए. नेक्स्ट है लिबरलिज्म. लिबरलिज्म हैज स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी. इसके बाद क्या था? लिबरलिज्म के अंतर्गत में ये भी फिलॉसफी दी गई कि जहाँ जहाँ ऑटोक्रेसी है, राजा है, मोनार्क है या डिक्टेटर है, रूल बाय सिंगल पर्सन, जहाँ पर ये रूल बाय सिंगल पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, तो वैसे शासन व्यवस्था को हटा देना चाहिए और वहाँ पर गवर्नमेंट बाय कंसेंट, सरकार जो है जनता की भागीदारी के साथ बनाई जानी चाहिए, जनता की इच्छाओं के साथ बनाई जानी चाहिए. एंड इस समय क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में प्रिविलेजेस दिए गए थे, छूट दिए गए थे फ्रांस में लोगों को. मतलब समाज में 3 प्रकार के ग्रुप बना दिए गए थे, स्टेट्स बना दिए गए थे. एक स्टेट जैसा नाम दिया गया था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट में नॉबल्स को रखा गया, फिर क्लर्जी आ गए और थर्ड स्टेट में कॉमन मैन. तो फर्स्ट स्टेट का मैन यानी नॉबल और सेकेंड स्टेट दैट इज क्लर्जी, इन दोनों को जन्म से छूट दिया गया था, प्रिविलेजेस, ठीक है. जिसमें क्या था कि नोबेल जो अमीर, नोबेल मतलब अमीर व्यक्ति, जो अमीर व्यक्ति थे उनसे किसी भी प्रकार का टैक्स वैक्स नहीं वसूला जाता था और उसके घर में जो पैदा लेगा वो उसी प्रकार की छूट के साथ वो एंजॉय करेगा. सपोज मान लिया जाए, और इधर बात उन दोनों बात सपोज कि ये जो है नोबेल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है फ्रांस में और ये जो है कॉमन मैन, एक आम इंसान, आम आदमी, ठीक है. मान लिया जाए कोरोना के साल में भी देखो मास्क नहीं पहना है, ठीक है. यहाँ पे ये अगर ये नोबेल है, अगर इसने किसी का मर्डर कर दिया, दोनों ने किसी का खून कर दिया, ठीक है, तो ये चूंकि अमीर व्यक्ति है, नोबेल व्यक्ति है, कानून के दायरे में इसे कम सजा दिया जाएगा.
हो सकता है कि इसे सिर्फ जो है कुछ पैसे का जुर्माना लगाया जाए और इसे जो है काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये आम इंसान है, थर्ड स्टेट से बिलोंग करने वाला किसान है, वर्कर है। तो कानून जो है दोनों व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो जाती है। एक व्यक्ति जो कि नॉबल है, दूसरा व्यक्ति जो कि एक कॉमन मैन है। कानून के नज़र में दोनों होना चाहिए था बराबर, लेकिन फ्रांस में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि जो प्रिविलेजेस दिया गया है, क्लरिकल प्रिविलेजेस, इसके अंतर्गत में इसे मिल गया छूट और इसे सुनाई गई कम सजा और इसे सुना दिया गया ज़्यादा सजा। तो इस प्रकार की प्रिविलेजेस को भी हटाने की बात की गई लिबरलिज्म के अंतर्गत में, कि जो भी प्रिविलेजेस आपको समाज में अमीर और क्लर्जी ग्रुप को दिया जा रहा था, उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। साथ साथ इस बात पर भी जोर दिया गया कि एक संविधान की रचना किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के साथ साथ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाना चाहिए। अब रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कब आएगा? जब जनता को वोट करने का अधिकार दिया जाएगा, जनता अपने इच्छा अनुसार अपने उत्तराधिकारी को चुनेगा, तब जाकर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। अब इसके साथ साथ जब कॉन्स्टिट्यूशन है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, देन पार्लियामेंट का भी होना जरूरी है, क्योंकि संविधान है और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट की एग्जिस्टेंस भी होना आवश्यक हो जाता है, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद से ही फ्रांस में इस प्रकार की मांगें शुरू हो गई थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आप जानते हैं कि 14 जुलाई 1789 को ये घटना शुरू हुआ था, और इसके पहले जो है थर्ड स्टेट की मीटिंग लाई गई थी, जनरल स्टेट्स की मीटिंग लाई गई थी, जहां पर तीनों स्टेट्स के बीच में और राजा के बीच में, लुई 16 के बीच में कोई फ्रूटफुल डिसीजन नहीं लिया जा सका। लुई 16 ने अपने मत के अनुसार से टैक्स बढ़ाने की बात कर दी, जिसमें फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट हामी भर दिया, अपना वोट राजा के लुई 16 के पक्ष में दिया, और थर्ड स्टेट के लोग जो कि बहुत परेशान थे, त्रस्त थे, उन्हें उनकी बातों को सुना भी नहीं गया था। जस्ट इसके बाद जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी शुरू हो जाती है। अब देखिए इसमें क्या है, अभी तक हम लोगों ने सीखा है लिबरलिज्म का कंसेप्ट देखा है, लेकिन इस समय में यूरोप में लिबरलिज्म को जब पॉलिटिकल स्फीयर के साथ जब जोड़ा गया है, तो क्या निकल कर आया, क्या बातें वहां पर की गई थी, उसमें किस प्रकार की पॉलिटिकल घटनाएं हो रही थी, उन चीजों के बारे में। देखिए उसमें क्या था, ड्यूरिंग द डेज ऑफ रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, the right to vote and get elected was only granted to property owning people or men. People मत कहिएगा, मैं नहीं कहिएगा, यहाँ करने का मतलब है जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरी समाज में सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार दिया, सिर्फ पुरुषों को। अब उसमें भी पुरुषों को भी क्या किया गया, दो भाग में बांटा गया, एक भाग कहलाया एक्टिव सिटीजन और दूसरा भाग कहलाया पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो थे जो अपनी महीने भर की आय में से कम 3 दिन का वेजेस एज अ टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे करता था, उन्हें एक्टिव सिटीजन्स कहा गया। और जो नहीं करते थे, अपनी महीने भर की आय में से 3 दिन का वेजेस वो टैक्स के रूप में पे नहीं कर पाते थे, उन्हें पैसिव सिटीजन कहा। तो फ्रांस में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात का समय आया और वहाँ पे रिवॉल्यूशनरी डेज चल रहे थे, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ एक्टिव सिटीजन को ही वोटिंग राइट दिए गए थे, तो इलेक्शन में वोट दे सकता भी है, इलेक्शन लड़ने के लिए भी खड़ा हो सकता है। सेकेंड पॉइंट में आप यहाँ देख रहे हैं कि मैन विदाउट प्रॉपर्टी, जिसके पास संपत्ति नहीं था, और महिलाएं, सभी महिलाएं, चाहे उसके पास संपत्ति हो या ना हो, किसी को भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे, ना वो वोट दे सकते थे और ना ही वो इलेक्शन में चुनाव लड़ सकते थे। तो ये पैसिव सिटीजन्स कहलाए। पैसिव सिटीजन्स का पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे, मतलब राइट टू वोट उनके पास नहीं था, जिसे सफ्रेज कहा जाता है। सफ्रेज मीन्स राइट टू वोट, तो वोटिंग राइट्स नहीं था और ना ही इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते थे। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड, जब फ्रांस में
जैकोबिन की क्लब आई थी और जैकोबिन क्लब का जब गवर्नमेंट आया था, जिसे लीड किया जा रहा था मैक्स रॉबेस्पियर, इसे लीड किया जा रहा था रॉबेस्पियर के द्वारा, उस समय बदलाव किया गया। अब उस बदलाव में क्या हुआ कि वहां पर एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन में बदलाव करते हुए ये लाया गया, जितने भी वहां पर लोग थे, ठीक है, जितने मेन थे, सिर्फ उन्हें वोटिंग राइट्स ग्रांट कर दिया गया, चाहे उसके पास संपत्ति हो या ना हो। मतलब सभी मेल पीपल को, मेन को आदमियों को जो है वोटिंग राइट दे दिया गया। लेकिन जैकोबिन क्लब के दौरान में भी महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ ये बहुत कम समय का दौर था। लेकिन जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि अपने टाइप का एक महान डिक्टेटर रहा है और डायरेक्टरी सिस्टम के अंतर्गत वो फ्रांस का सत्ता हासिल किया था। डायरेक्टरी सिस्टम में क्या था वो भी समझ लीजिए कि डायरेक्टरी सिस्टम के अंतर्गत में एक डायरेक्टर और 4 उसके एसोसिएट डायरेक्टर्स चुने जाते थे। अब डायरेक्टर जो है लीड करता था, एसोसिएट डायरेक्टर का काम क्या था कि डायरेक्टर को किसी विषय के ऊपर सजेशन देना, आपको ऐसा करना चाहिए, तो सजेशन को मानना या फिर नहीं मानना वो डायरेक्टर पर डिपेंड करता था, मान सकता भी था और नहीं भी मान सकता था। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, अपने सारे एसोसिएट डायरेक्टर्स को मरवा दिया और खुद को डायरेक्टर के रूप में, यानी डिक्टेटर के रूप में उसने क्या किया, घोषणा कर दी कि मैं अब डायरेक्टर नहीं, यहाँ का डिक्टेटर हूँ फ्रांस का। अब उस समय फ्रांस में कानून में बदलाव की गई। इस कानून में बदलाव किया गया उसे नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है या सिविल कोड ऑफ 1804 कहा जाता है। अब सिविल कोड ऑफ 1804 के अंतर्गत में क्या क्या लिमिटेड को फिर से रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। अब उसके पास, जिसके पास संपत्ति थी, अगेन सिर्फ वही वोटिंग कर सकता था और महिलाओं को माइनर का कर बुलाया गया और विमेन्स वर कॉल्ड एज माइनर, और उनके बारे में कहा गया कि महिलाएं जो हैं माइनर हैं और उनके ऊपर उनके पिता या फिर उसके पति का अधिकार होता है, उनके अंडर में उन्हें रहना होगा। इस प्रकार से अगेन नेपोलियनिक कोड के अंतर्गत में नेपोलियन के शासन के दौरान भी क्या हुआ, महिलाओं को किसी भी प्रकार का वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया। लास्ट जो कंक्लूडिंग पॉइंट है लिबरलिज्म का पॉलिटिकल साइंस में, कि जब लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरीज में ये देखने को मिला कि इस समय ये तो क्लियर था कि महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे, नॉन प्रॉपर्टी मेन को भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे। ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन डेज में भी, ड्यूरिंग जैकोबिन क्लब्स में छोटा सा मतलब सिर्फ मेल मेंबर्स को ही पॉलिटिकल राइट दिया गया था, वहां पर भी महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था और ना ही चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया था। नेपोलियन का शासन जब आया तो उसने अपने कानून नेपोलियन कोड में भी महिलाओं को माइनर कहकर बुलाया गया और सब्जेक्टेड अंडर हस्बैंड एंड फादर, ऐसा कहकर महिलाओं को पुनः जो है पॉलिटिकल राइट से वंचित कर दिया गया। नेपोलियन फिर मेल मेंबर जिनके पास संपत्ति नहीं था उन्हें भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया गया। दैट मींस एक बार फिर से एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन का कांसेप्ट यूज किया गया। लेकिन लेट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में महिलाओं ने आवाज उठाना शुरू कर दिया। आवाज क्यों नहीं उठाते? क्योंकि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तब भी महिलाओं ने पुरुषों के साथ मिलकर, कदम से कदम मिलकर विरोध किया था। जब महिलाएं रिवॉल्यूशन में पुरुषों का साथ दे सकती थी, कदम से कदम मिलाकर विद्रोह कर सकती थी, रिवॉल्यूशन का हिस्सा बन सकती थी, तो फिर वो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल राइट्स क्यों नहीं उन्हें दिया जा सकता? तो महिलाएं यहाँ पर क्या की कि अपनी आवाज को, डिमांड्स को रखने के लिए उन्होंने न्यूज़पेपर एस्टैब्लिश किया, पॉलिटिकल पार्टीज एस्टैब्लिश किया। उसके बाद जो है वहाँ की तत्कालीन सरकार से पॉलिटिकल राइट्स की मांग करना शुरू कर दिया, आवाज जो है तेज करना शुरू कर दिया कि महिलाओं को भी पॉलिटिकल राइट्स दिया जाना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ जो लिखा है, ड्यूरिंग 19th and early 20th century women and non-property men organized opposition movement। ये लोग मिल करके क्या हैं,
सरकार के खिलाफ विरोध करना शुरू किया, एक आंदोलन शुरू किया एंड रेज देयर वॉइसेस फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, और वॉइसेस अपनी आवाज को बुलंद किया कि हम नॉन प्रॉपर्टी और महिलाओं को भी पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए। अगर हम आंदोलन के समय में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान से और उसके बाद के दिनों से भी हमेशा विद्रोहियों का, क्रांतिकारियों का साथ देते आए हैं, तो उस वक्त हम महिला नहीं, हम एक क्रांतिकारी थे। और आज जब पुनः जो है आंदोलन समाप्त होता है तो हमें पुनः क्या कंसिडर कर लिया जाता है कि आप विमेन हैं, आप माइनर हैं, आप सब्जेक्टेड अंडर फादर हैं या सब्जेक्टेड अंडर हस्बैंड हैं। इस प्रकार से लिबरलिज्म जो है पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ एसोसिएटेड रहा है।